Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. स्टूडेंट एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आज हम एल्डिहाइड व कीटोन की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी क्या नेचर होती है। फिर हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे और साथ ही कुछ कॉमन रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा दी जाती है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, आपको पता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। अब आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इसके डिफरेंस के कारण जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। पोलर हो जाता है इसका मतलब है कि जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों पहली बात तो समझ में आई कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यही कारण है कि इस पोलैरिटी के कारण जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं उनके डायपोल मोमेंट के का मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो एक कार्बन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चों आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पर डेवलप होता है इसका मतलब ये है कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बच्चों आप खुद सोचो कि उस पर किसका अटैक होगा? उस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का अटैक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बन पर किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह की रिएक्शंस देते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो अब इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा वो ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये रिएक्शंस जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में और तेज़ी से होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर एसिड है तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आया और जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम्प्लीटली शिफ्ट होकर कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जो H+ है उसकी प्रेजेंस कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देती है, इलेक्ट्रॉन न्यून कर देती है। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो एसिड के द्वारा कैटेलाइज होती है, या मैं कहूँ कि एसिड की प्रेजेंस में और तेज़ी से होती है। यहाँ पे बच्चों एक बात और ध्यान देने की है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पूरा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो -I इफेक्ट दिखाता है एल्काइल चेन पर। मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड से जो एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उस पर -I प्रभाव दिखाता है, और जो सबसे ज़्यादा -I प्रभाव होता है वो अल्फ़ा कार्बन पे होता है। इसी वजह से अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर होने के कारण कई सारी पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो तरह की रिएक्शंस देख रहे हैं। पहली रिएक्शंस तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, और दूसरे टाइप की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फ़ा पोजीशन पे होती है, और वो ये इस वजह से होती है कि जो अल्फ़ा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब हम वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं कि जो कार्बोनिल से जो एल्काइल चेन जुड़ी रहती है उसका उस पे जुड़े सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अगर कार्बोनिल कंपाउंड से -I ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, और
कार्बोनिल कंपाउंड्स और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यदि प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करके उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इस चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, ये है एसीटोन। अब इसमें क्या है, कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हम इस कार्बोनिल पर रिएक्टिविटी देखते हैं। तो आप देखिए कि जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड से एसीटोन की तरफ चल रही हूँ तो कार्बन से जुड़े प्लस आई ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट एस से तो ज़्यादा ही होता है। तो जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगी। तो यही कारण है कि जो प्लस आई ग्रुप जुड़ने पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो आपने देखा प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक तो एसिटल्डिहाइड है और एक एसिटल्डिहाइड के जो अल्फा कार्बन है इससे 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं। मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो ये ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप ज़्यादा है बजाय कि इस ग्रुप के। तो अगर मैं ऐसे चलूँ तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन से जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि कार्बन से पहले ही नेगेटिव चार्ज है और माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा तो वो और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो कार्बन की रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल आपने देख लिए कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कैसे रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो बच्चों आपने है ना रिएक्टिविटी पर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का प्रभाव देखा। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसको आप एग्जाम्पल इससे जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं उससे समझिए। आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में आप देखिए टर्शरी, ये तो है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है, और ये है आइसोप्रोपाइल कीटोन। आप देखिए कि कौन सा ज़्यादा इसमें एल्काइल ग्रुप, ये वाला और ये वाले एल्काइल ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे तो ये एल्काइल ग्रुप ज़्यादा बड़ा है साइज में। अब जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, त्रिविम बाधा होगी न्यूक्लियोफाइल के लिए। भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके अटैक कर रहा है, यहाँ आके अटैक कर रहा है। अब ये ग्रुप साइज में जितना बड़ा होगा न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे पहुँचने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, त्रिविम बाधा होगी, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय कि डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के, क्योंकि इसमें क्या है, इस कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो ये आपने रिएक्टिविटी पर दो प्रभावों को की स्टडी कर ली। एक तो आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, एक देखा स्टेरिक इफेक्ट। अब रिएक्टिविटी डिस्कस करने के बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइडों का जो फर्स्ट जो मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड, एक गैस होता है जिसका 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये फॉर्मेलिन का यूज़ जो जूलॉजी लेबोरेटरी है उसमें एनिमल्स को प्रिजर्व रखने में भी किया जाता है। एसिटल्डिहाइड लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर बढ़ते जाएँ तो C कार्बन तक के एल्डिहाइड होते हैं, वो उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं और वो लिक्विड होते हैं। C12 से लेके आगे तक के एल्डिहाइड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब हम कीटोन की बात करते हैं। 11 कार्बन परमाणु तक के कीटोन भी लिक्विड होते हैं, उससे हायर मेंबर होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करूं एल्डिहाइड और कीटोनों के बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल से, तो अल्कोहलों की तुलना में तो कम होते हैं, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केनों की तुलना में, एल्केन्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल की तुलना में कम इसलिए होते हैं क्योंकि अल्कोहल में तो H बॉन्ड पाया जाता है जिससे कि उनका आपस में वो मिलके लिक्विड बना लेते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड व कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं बन पाता है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होते हैं। लेकिन एल्केन से ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर होता है और पोलर होने के कारण आपस में जो
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ आकर्षण बल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गई आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। जो लोअर मेंबर्स होते हैं, कम कार्बन वाले मेंबर्स होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जो चेन कार्बन की संख्या बढ़ने के कारण वाटर में सॉल्युबिलिटी कम इसलिए हो जाती है जो कि कार्बन चेन वाला जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे कि वाटर में लोअर मेंबर की आपको पोलैरिटी दिखा रखी है कि कैसे वाटर में डालने पर ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर से क्रिया करके। फिर है जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी इरिटेटिंग होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है उनकी स्मेल अच्छी होने लग जाती है, और जो कीटोन्स हैं उनकी स्मेल ज़्यादातर फलों की जैसी होती है। तो ये तो हमने देख ली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी देखी, बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर देखा, सीक्वेंस देखा कि क्या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। अब हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसा कि मैं प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस होती है। कार्बोनिल जो समूह होता है उसमें पोलैरिटी के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है और हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। आप देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा और पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा और ये एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला जो तरीका है उसमें बिना एसिड की प्रेजेंस के हो रही है। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, स्लो स्टेप होती है, एक रिनायन बनता है और फिर फाइनली H+ का अटैक होकर आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है वो बिना एसिड के हो रही है, ठीक है। बिना एसिड के पहले तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और जो सेकंड टाइप की मैकेनिज्म है वो तब होती है जब कंडीशन एसिडिक होती है। एसिडिक कंडीशन में पहले H+ अटैक करता है और आपका मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, और ये जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। जो ये कार्बोकेटायन बनता है इस पर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और आपका एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। आप देख रहे हैं कि दोनों में एंड प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही है, बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जो पहले की दो स्टेप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो ऊपर वाली जो ये वाली मैकेनिज्म है फर्स्ट वाली, इसमें पहले मध्यवर्ती रिनायन बन रहा है, जबकि जो सेकंड मैकेनिज्म है इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है। तो फर्स्ट जो इस मैकेनिज्म फॉलो होती है वो तब होती है जब एसिड नहीं हो, और सेकंड तब होती है जब एसिड प्रेजेंट हो। तो ये आपने दो तरीके की देख ली कि मैकेनिज्म हो सकती है। अगर दोनों तरह के में मैं बात करूं कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, तो एसिडिक कंडीशन में जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दोनों में क्या स्टेप आती है और किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। अब हम डिफरेंट टाइप की एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड का आप देख रहे हैं योग हो रहा है HCN, H+ होता है, CN- होता है। तो माइनस तो कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और H+ है वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो ये जो है वो साइनोहाइड्रिन है बच्चों, ये जो है वो साइनोहाइड्रिन बन गया आपका ये। अब जब साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपका हाइड्रोक्सी एसिड फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले तो आपको एडिशन प्रोडक्ट तो आपका साइनोहाइड्रिन है, और साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोक्सी एसिड्स मिलते हैं। अब आप इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए। सबसे पहले जो साइनाइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो कार्बोनिल समूह पर अटैक कर रहा है और मध्यवर्ती रिनायन बना, और फिर H+ ने अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन बनाया। ये एग्जाम्पल दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बना और साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस से लैक्टिक एसिड
फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बना। तो ये हो गई आपकी हाइड्रोजन साइनाइड से कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, मतलब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों ही ये रिएक्शंस देते हैं। ये मैं अभी जो रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ आज के लेक्चर में, वो सब वो रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड व कीटोन के लिए कॉमन है। दोनों ही ये रिएक्शंस देते हैं। अब देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके आप देख रहे हैं कि ये एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस यौगिक में सल्फर परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ये सॉल्ट के रूप में आपका प्रोडक्ट बन रहा है और इसमें जो कार्बन परमाणु है वो सीधे सल्फर से जुड़े रहते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। प्रोडक्ट जो बना, एडिशन प्रोडक्ट बना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और फाइनली जब इन जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसको डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो ये फिर से कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं डिकम्पोज होके। तो आप देखिए कि इस रिएक्शन में जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराई जा रही है तो कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिया आपने रिएजेंट, इसकी ये आयनिक होता है नेचर में और Na+ और HSO3- बनाता है। फिर HSO3- होता है वो H+ और SO3 2- सल्फाइड आयन में टूट जाता है। ये जो सल्फाइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो आपको बात समझ में आई कि न्यूक्लियोफाइल, पहली बात अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो सल्फाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। आप देखिए कि सल्फाइड आयन ने अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ता है, कार्बन से। ये कार्बन से जुड़ गया और फिर H+ जो बना ऊपर रिएक्शन में वो O- से जुड़ के एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। तो आपको अभी तक की जो मैकेनिज्म है उसमें एक बात तो ये समझ में आई कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है वो सल्फाइड आयन है। दूसरा, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बच्चों अभी तक के उसमें एक सवाल उठता है कि सल्फर और ऑक्सीजन जब दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं तो बॉन्ड कार्बन और सल्फर के बीच में ही क्यों बन रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है और सोचने वाली बात है। तो कीटोन अणु पर जिस पर न्यूक्लियोफाइल SO3 2- ने आक्रमण किया है उसमें ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर है, जबकि जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं बन रहा है। इसको हम SO3 2- की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझा सकते हैं। ये जो SO3 2- की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि सल्फर पर क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, जबकि सल्फर पे लोन पेयर है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है उसे हम एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे SO3 2- क्या हो गया, एम्बिडेंट लिगेंड। अब बात यह आती है कि ये कौन से परमाणु से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, सल्फर से या ऑक्सीजन से। अब क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन होता है ना वो सॉफ्ट साइड होती है। सॉफ्ट साइड इसलिए होती है क्योंकि उस पर कोई ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, सॉफ्ट साइड होती है। और जब हार्ड एसिड बेस रूल पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो सॉफ्ट इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि सॉफ्ट हार्ड से। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो कार्बन होती है वो बहुत ज़्यादा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो आया, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज तो आया नहीं है, तो वो क्या हो गई, सॉफ्ट साइड। अब इस पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सल्फर और ऑक्सीजन में से हम देखें तो सल्फर है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसका आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा भी होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब आकार बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो जो एटम होता है वो सॉफ्ट साइड बनाता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से सॉफ्ट साइड कौन सी हो गई, सल्फर की। तो सॉफ्ट इंट्रैक्शन की वजह से ही कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनता है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। क्योंकि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता तो सॉफ्ट हार्ड इंट्रैक्शन हो जाता जो कि लेस स्टेबल होता है। तो इन जो कंपाउंड्स है एडिशन प्रोडक्ट उसमें कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वाटर और अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शन।
अब सबसे पहले हम वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। वाटर के साथ डाइल्यूट एसिड या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके जेमडाइऑल बनाते हैं। मतलब जो CO समूह होता है उससे CO ग्रुप तो गायब हो जाता है और ये तो ग्रुप गायब हो गया और 2 OH जुड़ जाते हैं। पहली बात तो आ गई समझ में, जेमडाइऑल बनते हैं। पर जो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं हो सकते हैं, तो वो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैमडाइऑल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कार्बोनिल समूह किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिस्थापी से जुड़ा हो सकता है, जैसे ये क्लोरल है, तो स्थायी हाइड्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि Cl और OH के बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वैसे तो आप जेमडाइऑल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये अनस्टेबल होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि जो अल्फा कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो और वो OH से H बॉन्ड का निर्माण कर सके या कोई भी और वजह से वो स्टेबल हो जाए, तभी हम स्टेबल जेमडाइऑल बना सकते हैं। पहला तो एग्जाम्पल आपने क्लोरल के केस में देख लिया। दूसरा एग्जाम आप इंडेन 1,2,3 ट्रायन के केस में देखते हैं। H2O का एडिशन कराया, जेमडाइऑल बना, और ये जेमडाइऑल स्टेबल होते हैं क्योंकि वही H बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों जो हैं कंपाउंड, इनसे बनने वाले जो जेमडाइऑल स्टेबल है, अन्यथा जेमडाइऑल स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें रिएक्टिविटी का देख रहे हैं कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई ग्रुप होते हैं वो कार्बोनेट पर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहने ही नहीं देते हैं। अब आता है अल्कोहल का एडिशन। अल्कोहल के एडिशन से अगर मान लो अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो हेमी एसीटेल मिलता है। और अगर 2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है इसी में, तो ये तो हो गया हेमी एसीटेल, ये एल्डिहाइड पे और ये कीटोन पे। तो ये अगर एल्डिहाइड पे एडिशन होता है एक एक मॉलिक्यूल का, तो हेमी एसीटेल मिलता है, और कीटोन पे होता है तो हेमी कीटेल मिलता है। ठीक है, ये तो एक एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के एडिशन है। अगर 2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है तो क्रमशः एसीटेल और कीटेल मिलते हैं। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो हेमी एसीटेल हेमी कीटेल मिलेंगे, और अगर 2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो कीटेल और एसीटेल मिलेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी किस तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वो देते हैं, वो स्टडी की, और साथ ही एल्डिहाइड व कीटोन जो उनकी कॉमन रिएक्शंस है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, वो ऐसी 4-5 रिएक्शंस हमने देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।